हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनोज एजुकेशनल स्टडी क्लासेस। आज की क्लास में बात करते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के बारे में। देखिए, बालकों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए, इसी पर ध्यान केंद्रित करने हेतु एक दस्तावेज है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, जो प्रत्येक शिक्षक, प्रत्येक अभिभावक और इसी के साथ साथ प्रत्येक वो विद्यार्थी जिसे भविष्य में शिक्षक बनना है, उसका ज्ञान उसे होना अति आवश्यक है। क्योंकि पूरे राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं इस राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के इर्द गिर्द घूमती है। पूरी शिक्षा की व्यवस्था किस तरह से की जानी चाहिए, वो सारी जानकारी एनसीएफ 2005 में उपलब्ध है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्धरण, यानी ये कहाँ से निर्मित हुई, कहाँ से विचार आया, यशपाल जो उसके अध्यक्ष थे उनके मन में, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक निबंध है सभ्यता और प्रगति। उनको उन्होंने पढ़ा, उसे समझा, तो वहीं से उनके मन में एक विचार आया कि इस तरह से एक राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा होनी चाहिए, या पूरे राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था इस तरह से संचालित होनी चाहिए ताकि प्रत्येक बालक का विकास हो सके। पहले उस निबंध को हम थोड़ा समझते हैं कि निबंध में क्या था, निबंध में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या लिखा था, उस विषय वस्तु को थोड़ा समझते हैं तो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा कि जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 है वो हमें क्या समझाना चाह रही है। तो उस निबंध के बारे में बताते हैं आपको। सभ्यता और प्रगति जो निबंध है, इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि जब मैं बच्चा था तो छोटी छोटी चीजों से अपने खिलौने बनाता था और अपनी कल्पना में नए नए खेल खुद ही याद कर लेता था कि मुझे क्या खेलना है। कभी खिलौने मिट्टी के बनाए, कभी लकड़ी से बनाए। मुझे पूरी आज़ादी थी कि आज मुझे कौन सा खिलौना बनाना है या उससे कौन सा खेल खेलना है। और मेरी जो खुशी होती थी उस खेल को खेलने की, उसमें मेरे साथी उसका हिस्सा होते थे, वो सहयोग करते थे। अगर मेरे साथी मेरे साथ ना हो तो उस खेल को खेलने का मुझे आनंद ही ना आए। एक दिन हमारे बचपन के स्वर्ग में एक वयस्कों की बाजार प्रधान दुनिया से एक खिलौना आ गया। हमारा साथी एक खिलौना ले आया बाजार से, बहुत कमाल का खिलौना था, मानो सजीव, देखने में लगता था कि अभी हमसे वो बातें करने लगेगा। हमारे साथी उस खिलौने के साथ खेलना चाहते थे, उस मित्र के साथ, लेकिन अब उस साथी को कहीं ना कहीं अपने खिलौने पर घमंड हो गया। उसका ध्यान हमारे उन खेलों में ना रहा जो हम खेलते थे, खेतों में, मैदानों में, खुले आकाश के नीचे। अब वह उस खिलौने के साथ अकेले ही अपने घर में खेलता रहता था। वह अपने खिलौने पर इठलाता था, अपने खिलौनों को बहुत श्रेष्ठ समझता था और खिलौने के साथ साथ खुद को भी श्रेष्ठ समझता था और हमारे सभी साथियों को थोड़ा कम समझता था अपने से। और वह कहीं ना कहीं यह दर्शाता था कि वह हमसे अधिक सभ्य हो गया है, हम कहीं ना कहीं उससे पीछे रहते जा रहे हैं। अपनी उत्तेजना में एक चीज भूल गया, वह तथ्य जो उसे उस वक्त बहुत मामूली लगा था। इस प्रलोभन में एक ऐसी चीज खो गई, उसके खिलौने से कहीं श्रेष्ठ थी, एक श्रेष्ठ और पूर्ण बच्चा जो अब खो चुका था उसके अंदर से। उस खिलौने से महज उसका धन व्यक्त होता था, बच्चे की रचनात्मक ऊर्जा चली गई। नहीं उसकी खेल की दुनिया में उसके साथियों का खुला निमंत्रण, उसके साथी उससे दूर हो गए जो हर जीत हर हार में उसके साथ रहते थे। अब वह बच्चा कहीं ना कहीं अकेला रह गया उस खिलौने के साथ जो एक निर्जीव था। कहीं ना कहीं उसने बहुत मूल्यवान दोस्त खो दिए। तो इस निबंध में आपने देखा कि कहीं ना कहीं उस बालक की सृजनात्मकता, उदार आनंद बचपन की कुंजी है। आप जानते हैं कि एक बालक बचपन में कितना सृजन करता है और कहीं ना कहीं आनंद लेकर वो उससे दूर हो गई। तो जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 इसी बात को स्पष्ट करती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि प्रोफेसर यशपाल 1992-93 की यशपाल समिति के भी अध्यक्ष थे, जो बच्चों के बस्ते के भारी बोझ को कम करने के लिए लाई गई थी। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर दोबारा प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश की चुनी हुई विशेषज्ञों, विद्वानों और शिक्षकों ने एक साथ इस समस्या को राष्ट्रीय चुनौती के रूप में लिया और कहा कि हम इस समस्या को पूरा करेंगे। और उन्होंने एक राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 प्रस्तुत की,
जिसका हम विस्तार से आज अध्ययन करेंगे। अब आती है एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों की बात। देखिए, निश्चित परिस्थितियों का सूक्ष्म अध्ययन, उनको समझना, आत्मसात करना, उन चीजों को व्यवहार में लाना तथा उसके अनुसार व्यवहार करना। अब ये परिस्थितियां कौन सी हैं तथा कहां से आई, इस चीज को समझना। चाहे भारतीय संविधान जो लोकतंत्र, समानता, न्याय और स्वतंत्रता की बात करता है। तो आज हम बात करते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। इसमें 5 अध्याय दिए गए हैं। प्रथम अध्याय परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य यानी हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था जिस तरह की चल रही थी वो हमारे सामने सजीव रूप से प्रस्तुत कर दी गई और हमारी आंखें खोल दी गई कि हमारे देश में शिक्षा किस तरह से दी जा रही है। एनसीएफ 2005 का दूसरा अध्याय, सीखना और ज्ञान। सीखना और ज्ञान को जरा समझते हैं। देखिए, शिक्षा का अर्थ है सीखने से। यह सीखना कहीं से भी हो सकता है, ऐसा नहीं केवल विद्यालय से होगा। यह सीखना परिवेश, परिवार, स्कूल, धर्म, जाति, संस्कृति, कहीं से भी बालक सीख सकता है। एनसीएफ 2005 भी यही कहता है कि सीखना, जो बच्चों ने सीखा है जो भी ज्ञान, उसे जैविक व जीवन तरीके से जीवन से जोड़ दिया जाए या जीवन से जोड़ने के लिए बच्चे को प्रोत्साहित किया जाए कि जो भी वो घर से सीख के आया है उसे अपने जीवन से जोड़े। बच्चा उस ज्ञान को अपने परिवेश के साथ जोड़ता है। हम आज की शिक्षा की बात करें जो स्कूलों के माध्यम से हम बच्चों को देने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें हम ये मानकर चलते हैं कि बच्चे ज्ञान के ग्रहणकर्ता मात्र हैं। वो ज्ञान को ग्रहण करते हैं और हम ढेर सारा ज्ञान उन बच्चों को पिलाते हैं। उनको उसके बाद हम उस ज्ञान का परीक्षण करते हैं, उनके एग्जाम लेते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं, जिसका आधार सिर्फ पुस्तकें हैं। जो पुस्तकों के माध्यम से उन्हें हमने ज्ञान दिया है उसका मूल्यांकन करते हैं। जो वो वातावरण में, परिवेश में सीख के आया है उसका कोई मूल्यांकन नहीं करते। ऐसा इसलिए करते होंगे क्योंकि हमें कहीं ना कहीं बच्चों के सामर्थ्य पर भरोसा ही नहीं है। हमें यहाँ अपनी सोच में थोड़ा सा बदलाव लाने की जरूरत है। हमें बच्चों को अपने में पूर्ण मानकर अपनी शिक्षण विधियों को ऐसा बनाना चाहिए जिससे हम बच्चों का मार्ग प्रेषित कर सकें। बच्चे अपने अनुभवों से ज्ञान निर्माण की क्षमता को विकसित कर सकें, पहचान सकें, उस कार्य को कर सकें, अपना वर्धन कर सकें, यानी अपने ज्ञान का विस्तार कर सकें, चाहे वो किसी भी परिवेश से उस ज्ञान को लेकर आए हो। दूसरा अध्याय है पाठचर्या के क्षेत्र, यानी पाठचर्या को बहुत से क्षेत्रों में बांट देना चाहिए। स्कूल की अवस्थाएं और आकलन, स्कूल की भौतिक अवस्थाएं, स्कूल की शैक्षिक अवस्थाएं, जितनी भी गतिविधियां हैं उन सबको व्यवस्थित करना है, उसका आकलन करना है कि स्कूली शिक्षा किस तरह से दी जा रही है। चौथा अध्याय है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, यानी विद्यालय का वातावरण कैसा है, चाहे वो भौतिक हो चाहे सामाजिक हो, और कक्षा का वातावरण कैसा है, इसकी भी जानकारी इस अध्याय में दी गई कि कक्षा में किस तरह से बालक को पढ़ाया जा रहा है। पांचवा अध्याय है व्यवस्थागत सुधार, यानी व्यवस्थाएं चली जा रही हैं उसका सुधार हमें किस तरीके से करना है। ये 5 अध्याय दिए गए। एनसीएफ 2005 में 5 मार्गदर्शी सिद्धांत बताए गए। पहला सिद्धांत है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, यानी विद्यालय में जो भी उसे ज्ञान दिया जाए वो उसके बाहरी जीवन से भी जरूर जोड़ा जाए। उसे किताबों से केवल जोड़ के ना रखा जाए कि हमने पुस्तकों के माध्यम से विद्यालय में पढ़ा दिया और जो बालक स्कूल के बाहर अपने परिवेश, अपने पर्यावरण से बहुत वो सीख के आया है उससे उसके ज्ञान को जोड़ो, उसकी किताबों में जो लिखा है उससे जोड़ो। तो बालक जब अपने घर में जाएगा, अपने समाज में जाएगा विद्यालय से बाहर जाकर, तो वो उस ज्ञान को अच्छी तरह से सीखेगा। तो ये पहला सिद्धांत दिया गया। दूसरा कहा पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। देखिए, जो भी शिक्षा दी जा रही थी वो कहीं ना कहीं रटाया जा रहा था, एक रट्टू तोते की तरह से। तो बालक को अगर रटा के शिक्षा दी जाएगी तो कहीं ना कहीं जब वो अगली क्लास में जाएगा रट के वो पास तो होता रहेगा, 2 क्लास पास करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, जब बड़ी क्लासों में पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं उसके बेस कमजोर होंगे, उसका आधार कमजोर होगा, तो उसे समस्या आएगी। तो इस जो एनसीएफ 2005 था इसने कहा कि पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त कर दिया जाए। बालक को रट के नहीं पढ़ना है, बालक को समझाना है कि उसे किस तरह से उस चीज को सीखना है। अगला पॉइंट, पाठचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित न रह जाए। ऐसा ना हो कि जो भी उसका सिलेबस हो, जो भी उसे पढ़ाया जाए केवल पुस्तक पर ही डिपेंड हो। पुस्तक से थोड़ा अलग, पुस्तक केवल एक माध्यम हो सकती है उसे ज्ञान देने का, लेकिन अगर वो सीखे तो वो अपने वातावरण से। अगला, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए। देखिए, एक क्लास में बालक को एक्टिविटी करने की छूट दी जाए,
ऐसा नहीं उसे इतना अनुशासन दे दिया जाए कि अपनी बात वो कह भी ना पाए, तो ऐसी कक्षा भी बेकार है। तो उस क्लास में इतनी एक्टिविटीज कराइए आप, जो बच्चे चाहता है खेलना चाहता है उसे खिलाइए क्लास में। तो बच्चा अगर एक्टिविटी करेगा तो विद्यालय वो आना भी चाहेगा, और वो कहीं ना कहीं जो आप उसे सिखाना चाह रहे हैं उसको अच्छी तरह से सीखना भी चाहेगा। 5वां पॉइंट, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो। यानी जो हमारे देश के राष्ट्रीय मूल्य हों, हमारी संस्कृति है, हमारे नैतिक मूल्य हैं, भाईचारा है, प्रेम है, सौहार्द है, वो बने रहें। और ऐसे विद्यार्थी हो जो कहीं ना कहीं हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को आगे ले जाने में सक्षम हो, हमारी संस्कृति का विकास करने में सक्षम हो। ऐसे विद्यार्थी तैयार होने चाहिए। ये मार्गदर्शी सिद्धांत प्रस्तुत किए एनसीएफ 2005 में। अब हम बात करते हैं कुछ सुझाव जो एनसीएफ 2005 के माध्यम से हमें दिए गए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की मुख्य विशेषता। देखिए, पहला सुझाव दिया गया कि प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। यानी किसी भी बालक को 1 से 5 जो भी शिक्षा दी जाए वो उसकी मातृभाषा में ही देनी चाहिए, तभी बालक अच्छी तरह से शिक्षित हो सकता है। कहीं ना कहीं स्कूलों से ड्रॉप आउट की समस्या भी कम हो जाएगी, क्योंकि अगर हम उसकी मातृभाषा में शिक्षा नहीं देंगे तो बालक की समझ में कम आएगा और वो कहीं ना कहीं विद्यालय से बाहर जा सकता है, यानी अपनी शिक्षा को बीच में ही छोड़ सकता है। दूसरा पॉइंट था शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि का अधिकतम प्रयोग हो। यानी बालक को हमेशा ज्ञात, जो चीज पहले से ज्ञात है, यानी विद्यालय के जो आपके कक्षा में जो चीज मौजूद है उससे ज्ञान को जोड़ो और उस ज्ञान तक ले जाओ जो वहां पर नहीं है। ऐसा ना करें आप कि वो अज्ञात से ज्ञात की हो जाए। हमेशा छोटे बालक को सिखाते समय ज्ञात से अज्ञात की हो जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए वहां पर आपके विद्यालय के वातावरण में या विद्यालय के परिवेश में पेड़ खड़े हैं, पेड़ों के बारे में बताना है आपको, तो उसी पेड़ से आप शुरुआत करें। बच्चे को पेड़ के पास ले जाएं, क्योंकि वो उसी बात दिखाई दे रहा है। वही चीज लागू होती है मूर्त और अमूर्त की ओर। मूर्त यानी सामने जो उपस्थित है, उससे वो ज्ञान दो जो उपस्थित नहीं है। इस चीज को याद रखनी है। अगला पॉइंट, सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। यानी जो भी इंफॉर्मेशन दी जाए वो ज्ञान नहीं है, ये बालक को बताया जाए। वो केवल एक सूचना है, उसको आपको इकट्ठा करके रखना है। अगला, विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। यानी अगर पाठ्यक्रम में बहुत मोटी मोटी किताबें लगा दी जाएं और किताबों में ही बालक को दिन भर पढ़ाया जाए तो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा पीछे छूट जाएगी और असफल हो जाएगी। तो उसको भी यहां से हमें खत्म करना है। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाए। यानी बालक में जितने भी मूल्य विकसित करने हैं, चाहे वो नैतिक मूल्य हो, चाहे उसके सांस्कृतिक मूल्य हो, जो भी बातें सिखानी है वो केवल उपदेश न दिया जाए। कहीं ना कहीं एक शिक्षक खुद प्रदर्शित करे ऐसे मूल्यों को, ताकि बालक उन मूल्यों को सीख सके। अगला पॉइंट, अभिभावकों से कहा गया कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है। देखिए, बच्चे हैं वो एक उम्र में ही सीखेंगे। आप छोटी उम्र में ही उन्हें अगर निपुण बनाना चाहेंगे तो वो गलत है। ऐसी आशा अभिभावकों से नहीं रखी जाती। अगला पॉइंट, बच्चों को स्कूल से बाहर जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना। यानी बालक जब भी स्कूल आए अपने बाहरी जीवन से, यानी अपने घर से, तो उसे ऐसा वातावरण दो कि अपने घर के सुख दुख सब भूल जाए, उसे घर ही अपना, स्कूल ही अपना घर लगे। अगला पॉइंट, अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव। अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षा के समान प्रस्तुत करता है। क्लास में अच्छा विद्यार्थी वो नहीं है जो टाइम से होमवर्क कर लेता है या हर बात मानता है अपने टीचर की। अच्छा विद्यार्थी वो है जो उसकी समस्या होती है उसमें अपने विचार रखता है, तर्कपूर्ण बहस करता है, चाहे भले ही उसका शिक्षक हो, वो अच्छा विद्यार्थी है। ये चीज बालक को समझानी है। अगला, खेल आनंदवाद सामूहिकता की भावना के लिए। बच्चे खेलते हैं तो खेल के बाद वो एक मिलजुल कर रह सकें। ऐसा ना हो कि रिकॉर्ड बनाने या तोड़ने के लिए वो खेल का विकास करें, ये चीज गलत है। उनके अंदर एक प्रतिस्पर्धा की भावना तो हो, लेकिन वो खेल तक ही रहे, उसके बाद वो नॉर्मल बिहेव करने लगे एक दूसरे के साथ। अगला पॉइंट, पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। ऐसा ना करें कि पुस्तकालय में बच्चा जाए और वहां आप उसे खुद पुस्तक उठा के दे दें। उसकी जो इच्छा हो, जो पुस्तक वो पढ़ना चाहे, वो पुस्तक उसे पढ़ने दें। नेक्स्ट पॉइंट, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में
मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दें। देखिए, जो भी कल्चरल एक्टिविटीज हो वो केवल एंटरटेनमेंट के लिए ना हो, उसमें क्या छुपा है, उसका क्या सौंदर्य है, उसको समझे। ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, कल्चरल कार्यक्रम हो क्यों रहे हैं, इसको समझने का वो प्रयास करें। अगला, शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाए जाए। देखिए, स्कूल में जितनी भी एकेडमिक फैसिलिटीज चाहिए या जो भी एक शिक्षक वहां पर नवाचारी कार्यक्रम करना चाहता है, उससे जुड़े जो भी सामान है उस समय से पहुंचा दिए जाए, ताकि शिक्षक बालकों के साथ उनका प्रयोग कर सके और बालक को सिखा सके उन नवाचारी संसाधनों के माध्यम से। अगला पॉइंट, शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में मातृभाषा का प्रयोग। देखिए, जब भी जो टीचिंग लर्निंग वहां पे प्रोसेस चले, वहां पे कोशिश की जाए कि बालक को मातृभाषा में ही बताया जाए। नेक्स्ट, सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रखा जाए। देखिए, कोई बालक अगर दंड करता है, कोई गलती करता है तो सजा भी दी जाए, अगर कुछ अच्छा करता है पुरस्कार भी, लेकिन सीमित। ऐसा ना हो कि उसे दंड बहुत दे दें या इतना पुरस्कार दे दें कि कहीं ना कहीं वो अहम की भावना से ग्रसित हो जाए, ऐसा भी ना हो। नेक्स्ट पॉइंट, समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। यानी जो कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो, ऐसे अवसर देने चाहिए। नेक्स्ट, कल्पना का मौलिक लेखन के अधिकाधिक अवसर प्रदान करें। यानी बालक को खुद ही अपने विचार जितना अधिक मौका देंगे लिखने का, जो सोच रहा है उसको वो उतारे, लिखे पेज पर बिना झिझक के। नेक्स्ट, सह शैक्षणिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। यानी जो भी क्यूरिकुलम एक्टिविटीज हो, जो भी वहां पर शैक्षणिक गतिविधियां हो एजुकेशनल की, वहां पर उनके पेरेंट्स को भी जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण हो। यानी बालक का जो मेंटल लेवल है या जिसकी योग्यता है उसके अनुसार ही उसका पाठ्यक्रम हो। ऐसा ना हो कि बहुत हाई लेवल का पाठ्यक्रम बना दिया जाए या बहुत लो लेवल का बना दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, शांति शिक्षा को बढ़ावा, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने की कार्यक्रम का आयोजन भी करना चाहिए। यानी बालक को शांति शिक्षा के बारे में बताया जाना चाहिए, महिलाओं के प्रति आदर के बारे में, उनकी जिम्मेदारी क्या है, उनकी रक्षा कर, सब कुछ उसकी जानकारी। यानी ऐसा दृष्टिकोण बालक का विकसित कर दिया जाए कि वो अपने से बड़ों का आदर भी करे और महिलाओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी समझे। नेक्स्ट पॉइंट, बालकों के चौमुखी विकास पर आधारित पाठचर्या हो। जो भी उसकी पाठचर्या हो वो इस तरह की हो कि उसका हर फील्ड में विकास हो। ये नहीं केवल वो किताब या पुस्तक तक ही सीमित रह जाए या कक्षा तक ही सीमित रह जाए, उसका इंटरेस्ट लेवल चारों तरफ हो, इस तरह की पाठचर्या होनी चाहिए। नेक्स्ट, सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना। किसी भी विद्यार्थी के अंदर किसी तरह का भेदभाव न लिंग के आधार पर, न जाति के आधार पर, न वर्ग के आधार पर, न उसकी विकलांगता या दिव्यांगता के आधार पर एक समावेशी वातावरण तैयार हो, ऐसी बात कहता है एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण। देखिए, शिक्षक को ज्ञान का स्रोत नहीं माना गया है, शिक्षक एक सुगम करता है, एक माध्यम है। स्कूली शिक्षा मतलब हम बच्चों के लिए एक आदर्श वातावरण बनाना चाहते हैं जहां वो सीख सके। बड़ा प्रश्न ये उठता है कि किससे सीखे, तो उत्तर आएगा अध्यापक से, जो कि उसके सामने एक आदर्श इंसान की तरह प्रस्तुत होता है, जिसने अपने अनुभवों के माध्यम से सीखा है इस समाज में रहकर। हम उसके माध्यम से बच्चों को सहायता प्रदान करते हैं कि वो भी अपने शिक्षक के अनुभवों से सीख सके, रच सके अपने ज्ञान को, अपने जो भी उसे वातावरण में जो भी ज्ञान प्राप्त किया है उसको एक आकार दे सके हमेशा के लिए। तो यहाँ पे एक प्रश्न आएगा कि हम उस अध्यापक के अनुभव उस बालक को क्यों देना चाह रहे हैं? बालक के भी तो अपने अनुभव होंगे और बालक अपने अनुभवों से अच्छी तरह सीखता है, बालक अपने अनुभव पर निर्मित करता है। तो अब ये प्रश्न आया कि अध्यापक एक रोल मॉडल बन गया और बालक अध्यापक के अनुभव से सीखे, ये क्या सही होगा? नहीं, ये सही नहीं होगा। क्यों हम एक दूसरे व्यक्ति के या शिक्षक के अनुभव बालक को दें? अनुभव तो प्रत्येक बालक स्वयं निर्मित कर सकता है। तो हम बालक को ऐसी शिक्षा दें कि बालक अपने जो अनुभव हैं, जो उसने स्वयं निर्मित किए, उससे सीखे। यहां पे अगला प्रश्न उठता है कि एक शिक्षक के अनुभव से उस बालक को हम क्या देने का प्रयास कर रहे हैं और क्यों देना चाहते हैं उसके अनुभव। वह स्वयं के अनुभव से भी तो सीख सकता है जो उसने निर्मित किए हैं विद्यालय आने से पहले या विद्यालय के दौरान। देना इसलिए चाहते हैं कि प्रत्येक बच्चा राष्ट्र का जिम्मेदार नागरिक बन सके,
जैसा कि हम अपनी संविधान में कल्पना करते हैं। अब वो चीजें हैं क्या? संवेदनशीलता पैदा हो उस इंसान में, ताकि वो मानव मूल्यों को समझ सके, उसका सम्मान कर सके। इसके साथ ही साथ अपनी चीजों में सीखने में सक्षम हो तथा अपने अनुभवों का प्रयोग कर आज की स्थिति के अनुसार अपने आप को बेहतर ढंग से ढाल सके। ऐसा बालक हमें तैयार करना है जो भविष्य की स्थितियों एवं परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल सके। अगर वो ऐसा कर पाने में सक्षम हो गया तो वह अपनी स्कूली शिक्षा का ध्येय पूरा कर लेगा, यानी उसकी स्कूली शिक्षा सफल हो जाएगी। यही एनसीएफ 2005 चाहता है। एनसीएफ 2005 में बच्चों के प्रति दृष्टिकोण। प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति और प्रगति अलग अलग होती है। देखिए, हर बच्चा अपनी स्पीड से सीखता है, उसका नेचर अलग अलग होता है। सभी बच्चे सक्रिय रूप से नहीं सीख सकते। कुछ लोग पूर्व ज्ञान को अच्छी तरह से लेके आते हैं पिछली कक्षाओं में, उसके आधार पर बहुत जल्दी सीख लेते हैं नए ज्ञान को। लेकिन कुछ बच्चे क्लास में थोड़े इतने होशियार नहीं होते, तो वो पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को एडजस्ट नहीं कर पाते। तो यहाँ पर शिक्षक को ध्यान रखना है कि बच्चे की जो सीखने की गति है, उसकी प्रकृति है, उसके आधार पर ही बच्चे को सिखाए। अगर उसे पुरानी क्लास का क्लियर नहीं है, पिछली क्लास का, तो वो ज्ञान उसे समझाए, उससे जोड़े उस चीज को, और कुछ ऐसी एक्टिविटी कराए या गतिविधियां कराए जिससे उसका पूर्व ज्ञान दोबारा उसके सामने प्रस्तुत हो जाए और बालक अच्छी तरीके से अपने नवीन ज्ञान को सीख सके। एनसीएफ 2005 भाषा के प्रति दृष्टिकोण, कि बच्चों में भाषा को समझने और अभिव्यक्त करने की क्षमता जन्मजात होती है। विद्यालय में अगर बालक आ जाए तो उसे आप डांटे ना। जो उसकी लैंग्वेज है, जिस भाषा में बोलना चाहता है या अपनी बात को जिस तरह से अभिव्यक्त करना चाहता है, उसे मौका दीजिए, उसे बोलने दीजिए, उसे रोकिए मत आप, क्योंकि वो उसमें जन्मजात प्रकृति है, क्योंकि उसमें जन्मजात है। तो प्रत्येक बालक अपने आप को अभिव्यक्त करता है और हमें उसे करने देना चाहिए, उसे रोकना नहीं चाहिए। एनसीएफ 2005 गणित के प्रति दृष्टिकोण। देखिए, गणित को बालक को रटाना नहीं है, उसके जो भी मूल तत्व हैं, जो भी उसके बेस हैं, वो बच्चे को क्लियर कराने हैं। जैसे गणित की मूल संरचना को समझने, जैसे अंकगणित, बीजगणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति के सभी मूल तत्व, समस्या समाधान की अनेक युक्तियां, बहुत सारी टेक्निक्स होती है गणित को पढ़ाने की। हमने बच्चों को फील्ड में ले गए, वहां पे गिनतियां सिखा दी, बोल के सिखा दी, कुछ सामान या कुछ वस्तुएं दे दी, टॉफी दे दी, उनकी गिनती करके सिखा दी। मतलब इस तरह से बच्चे को सिखाने का प्रयास करें। कुछ पहेलियां बना दी हमने इस तरह से, ठीक है, तो बच्चा अच्छी तरह से सीखेगा, अनुमान लगाएगा, पुष्टि करेगा। इस तरह की मतलब पद्धति मुहैया करा दें, इस तरह का माहौल उत्पन्न कर दें कि बच्चा स्वयं ही उन चीजों को सीखे। आज हमने अध्ययन किया एनसीएफ 2005। अध्ययन के उपरांत एक निष्कर्ष निकल के आया कि कहीं ना कहीं जीवन और ज्ञान के मध्य की दूरी कम करने की बात हुई और बच्चा जो विद्यालय में सीख रहा है उसे अपने बाहरी जीवन से भी जोड़ सके। इस अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को रटने की प्रणाली से मुक्त करना था, ताकि विद्यार्थी का चौमुखी विकास हो सके। तो हम कह सकते हैं कि नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो एनसीईआरटी द्वारा तैयार कराया गया था, उसका प्रमुख लक्ष्य आत्मज्ञान अर्थात विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर उन्हें स्वयं ज्ञान की अनुभूति प्रदान करना था। एनसीएफ 2005 से जुड़े बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत सी परीक्षाओं में, तो आप उन प्रश्नों को नोट कर लेंगे जो अब आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं फॉरवर्ड अवश्य करें और अपने कमेंट्स अवश्य दें।